नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता वाणिज्य, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, आपका स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दूरदर्शन शिक्षण के अंतर्गत विषय वही खाता तथा लेखा शास्त्र कक्षा 12 के अध्याय 1 में साझेदारी खाते, सामान्य परिचय एवं खाते के अंतर्गत भाग 2 के में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम इस भाग 2 के अंतर्गत साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारों के बीच में लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा और उनके बीच में कौन कौन से खाते बनेंगे और उन खातों में किन किन एंट्री कैसे हम करेंगे, इन सभी का हम उल्लेख करेंगे। भाग 1 में हमने ये देखा था कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी की परिभाषा क्या होता है, साझेदार किसको कहते हैं, फर्म किसको कहते हैं। इसके बाद फिर साझेदारी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है और न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तथा इसके साथ हमने ये भी इस बात का भी अध्ययन किया था कि साझेदारी संलेख या समझौता किसको कहते हैं और इसके बाद फिर उस समझौते में कौन कौन सी बातें आती हैं मुख्य रूप से, उनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था कि साझेदारी संलेख व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होती है। मतलब इसके जो कंटेंट होते हैं, इसके जो तत्व होते हैं, इसकी जो सामग्री होती है समझौते की, ये व्यवसाय को चलाने से संबंधित होते हैं। यानी व्यवसाय के ये आंतरिक नियम होते हैं और इन नियमों में हम साझेदारों के नाम, पते, इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं कि उनका वेतन क्या होगा, उनका कमीशन क्या होगा, उन्हें बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उन पर ऋण पर ब्याज की दर कितनी होगी, इन सभी बातों को हम लिखते हैं और साझेदारों के बीच में आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित करते हैं। लेकिन यदि साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है तो फिर कौन कौन से नियम लागू होंगे और कौन कौन से नियम लागू नहीं होंगे, इन सभी बातों को हम आज इस विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम तथा साझेदारों के बीच में जो लाभ का विभाजन होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम हमारे हैं जो लागू होंगे। अब यदि साझेदारों ने साझेदारी समझौते का निर्माण नहीं किया है तो ये निम्नलिखित नियम ऐसे हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। नंबर 1 आपका है कि लाभ हानि अनुपात क्या होगा। यदि साझेदारी संलेख बनाया गया है तो उसमें साझेदार आपसी सहमति के आधार पर लाभ हानि अनुपात का निर्धारण करते हैं, क्योंकि लाभ हानि अनुपात का निर्धारण साझेदारों की पूंजी, क्योंकि साझेदारों की पूंजी समान नहीं होती, कोई साझेदार ज्यादा पूंजी लेके आता है, कोई साझेदार कम पूंजी लेके आता है। साझेदारों द्वारा किए गए प्रयास, कोई व्यवसाय के लिए ज्यादा प्रयास करता है, कोई व्यवसाय के लिए कम प्रयास करता है, ठीक है। तथा साझेदारों की स्किल, किसी में प्रबंधकीय स्किल होती है, किसी में प्रबंधकीय स्किल नहीं होती है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके लाभ हानि अनुपात का निर्धारण किया जाता है। लेकिन यदि साझेदारों में किसी कारणवश लाभ हानि अनुपात का निर्धारण नहीं किया गया है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि साझेदार लाभ हानि का निर्माण नहीं करते हैं, लाभ हानि अनुपात का निर्धारण नहीं करते हैं, तो ऐसी दशा में उनके बीच में समान अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा होगा। चाहे किसी साझेदार ने ज्यादा पूंजी लगाई हो, चाहे किसी साझेदार का प्रयास ज्यादा हो, चाहे किसी साझेदार की एजुकेशन ज्यादा हो, चाहे किसी साझेदार ने फील्ड में ज्यादा प्रयास किया हो, लेकिन लाभ हानि सभी को बराबर में मिलेगा। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि अगर आप एक व्यवसाय करते हैं, उसमें आप पूंजी लगाते हैं तो केवल एक इनकम आपको मिलेगी, क्योंकि एक धन पर एक बार में एक ही इनकम मिलती है। ये सभी जगह पे प्रोविजन है। तो अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय पर आपको लाभ मिलेगा और लाभ में अगर आपने बांटने का कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है तो वो लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा, जिससे किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। क्योंकि साझेदारी संलेख का निर्माण हम इसीलिए करते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो और फर्म जो है वो लंबे समय तक कार्य कर सके। दूसरा पॉइंट हम आपका लेंगे कि पूंजी पर ब्याज देय नहीं होगा।
पूंजी पर ब्याज इस अवधारणा पर आधारित है कि साझेदार कहते हैं भाई ये हमारा एक तरीका का निवेश है, अगर हम बाहर डिपॉजिट करेंगे तो उस पर हमें ब्याज मिलेगा, तो अगर हम फर्म को निवेश कर रहे हैं तो हमें पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए। तो पूंजी पर ब्याज के संबंध में अगर सभी साझेदार आपस में सहमत हैं तो नियम और शर्तें बना सकते हैं। किस दर पर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, किस पार्टनर को किस कंडीशन में दिया जाएगा, ये कंडीशन का निर्धारण वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी आपसी सहमति नहीं है, यानी साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी उल्लेख किया गया है लेकिन पूंजी पर ब्याज का टॉपिक नहीं उल्लेख किया गया है, तो भी आप पूंजी पर ब्याज दे नहीं हो। पूंजी पर ब्याज का अवधारणा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई साझेदार ज्यादा पूंजी लेके आता है, कोई साझेदार कम पूंजी लेके आता है, इसलिए साझेदार उन पर कहते हैं भाई हमारी पूंजी ज्यादा है और इनकी पूंजी कम है, तो इसलिए लाभ में हमारा ज्यादा है, तो या तो लाभ हमको ज्यादा दीजिए या फिर पूंजी पर ब्याज हमको दीजिए। तो इस तरीके से पूंजी पर ब्याज का निर्धारण सभी साझेदार मिल करके करते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कोई सहमति नहीं है तो कोई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज साझेदारी व्यवसाय का इनकम है जो साझेदारों से लिया जाता है। हम आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आहरण वो धनराशि होती है जो साझेदार अपनी निजी जरूरतों के लिए व्यवसाय से निकालते हैं। इससे व्यवसाय की पूंजी में कमी आती है और व्यवसाय को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में इसको कंपेंसेट करने के लिए पूंजी पर ब्याज की भांति साझेदारी व्यवसाय द्वारा आपसी साझेदारों की सहमति के आधार पर इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि आहरण पर ब्याज लगेगा। तो यदि आहरण पर ब्याज की व्यवस्था है तो साझेदारों द्वारा आहरण पर ब्याज दिया जाएगा। किस दर पर दिया जाएगा इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। लेकिन अगर उनके बीच में कोई साझेदारी संलेख नहीं बनाई गई, कोई समझौता नहीं है, कोई शर्त नहीं है, तो फिर किसी भी साझेदार द्वारा कोई भी आहरण पर ब्याज दे नहीं होगा। इसके बाद साझेदारों को वेतन। साझेदारों को वेतन इस अवधारणा पर बना है कि कोई साझेदार अगर कार्यशील साझेदार है, नियमित रूप से फर्म में भाग लेता है, उसके दैनिक संचालन में भाग लेता है, तो उसे वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि साझेदारों के बीच में आपसी सहमति नहीं है, व्यवसाय के सदस्यों के बीच में आपसी सहमति नहीं है, तो कोई भी साझेदार वेतन का निर्धारण नहीं कर सकता है, वेतन का मांग नहीं कर सकता है। यदि वो मांग करता भी है तो उसे वेतन किसी भी कंडीशन में नहीं दिया जा सकता जब तक कि सभी साझेदारों द्वारा आपसी सहमति नहीं होती है। साझेदारी संलेख में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। यदि आपस में साझेदार जब भी जिस दिन से ये सहमत हो जाते हैं कि उनको वेतन देना है, उस दिन से उनको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई समझौता नहीं है, कोई संलेख नहीं है, तो साझेदारों को किसी प्रकार का कोई वेतन दे नहीं होगा। इसी प्रकार किसी भी साझेदार को कोई कमीशन भी दे नहीं होगा। कमीशन विशेष प्रयास के लिए दिया जाता है। अगर कोई साझेदार अपने विशेष प्रयास से किस फर्म का विकास करता है, फर्म के व्यवसाय में वृद्धि करता है या फर्म के लाभ में वृद्धि करता है, तो वो कमीशन का हकदार होता है, कमीशन का अधिकारी होता है और वो कमीशन की डिमांड कर सकता है। ऐसी कंडीशन में यदि सभी साझेदार सहमत हो तो उसे कमीशन दे सकते हैं। कमीशन किस दर पर दिया जाएगा, लाभ पर दिया जाएगा या विक्रय पर दिया जाएगा, इसका निर्धारण वो साझेदारी संलेख के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संलेख नहीं बना हुआ है, कोई समझौता नहीं बना हुआ है, तो फिर सभी साझेदार आपस में चाह कर भी कमीशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर संलेख नहीं है, संलेख के अभाव में किसी भी दशा में साझेदार को कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगर साझेदार बोनस की बात करते हैं, बोनस वो धनराशि है जो लाभ का हिस्सा होता है, जो वर्ष के बीच में दिया जाता है। तो यदि आपस में आपसी सहमति है तो उन्हें बोनस दिया जा सकता है। लेकिन यदि आपस में सहमति नहीं है तो उन्हें किसी भी प्रकार से बोनस दे नहीं होगा। इसके बाद अंत में हम देखेंगे कि ऋण पर ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष देय होगी। अब ऋण पर ब्याज की बात इस बात पर आधारित है कि यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण की सहायता भी करता है, व्यवसाय संचालित करते समय 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 पर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में उस वित्तीय संकट को पूर्ति के लिए
व्यवसाय चाहे तो बैंक से या फिर अपने मालिक से ऋण के रूप में भी धन प्राप्त कर सकता है। तो यदि कोई साझेदार व्यवसाय को यानी फर्म को ऋण के रूप में सहायता करता है तो उस ऋण पर उसे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऐसी दशा में यदि साझेदारों के बीच में सहमति है और दर निर्धारित की गई है कि किस दर पर ब्याज की दर दी जाएगी, तो उस दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यदि साझेदारों के बीच में किसी भी तरीके से ऋण पर ब्याज के संबंध में कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, तो साझेदारों को ऋण पर ब्याज 6% की दर से वार्षिक दिया जाएगा। यानी 6% वार्षिक ब्याज दर उनके लिए निर्धारित की गई है अगर कोई समझौता नहीं बना है तो इस प्रकार आप ध्यान से देखिए। तो साझेदारी संलेख अगर नहीं बना है तो ऐसी कंडीशन में, साझेदारी संलेख अगर नहीं बना है तो ऐसी कंडीशन में केवल दो चीजें यहां पर लागू होंगी। एक, लाभ हानि अनुपात समान होगा और दूसरा, ऋण पर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष की दर से देय होगी। अब हम बात करेंगे साझेदारों के बीच में लाभ हानि के विभाजन की। लाभ हानि का विभाजन बहुत ही मुख्य मुद्दा है। साझेदार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है, फर्म को चलाया जाता है और फर्म को संचालित कराने के बाद फिर लाभ अर्जित करने के बाद लाभ के बंटवारे की बात आती है और ये लाभ का बंटवारा प्रति वर्ष के अंत में किया जाता है, क्योंकि वर्ष में खातों की क्लोजिंग होती है और खातों की क्लोजिंग के समय अंतिम खाते बनाए जाते हैं और अंतिम खाते में जो भी लाभ अर्जित होता है उस लाभ का बंटवारा साझेदारों द्वारा किया जाता है। अब लाभ के विभाजन के लिए, साझेदारों के लाभ के विभाजन के लिए, वैसे तो लाभ के विभाजन के लिए लाभ हानि खाता बनता है जिसमें कि वर्ष भर के आय और व्यय का लेखा किया जाता है, लेकिन उसमें साझेदारों के किसी भी वेतन, ब्याज, इसका उल्लेख लाभ हानि खाते में नहीं किया जाता। हाँ, कुछ ऐसे निर्धारण तत्व हैं जिनका उल्लेख लाभ हानि खाते में किया जाता है, जैसे कि ऋण पर ब्याज है, या फिर अगर साझेदारों ने कोई अपनी बिल्डिंग किराए पे दे रखी है तो उसका जो किराया प्राप्त होगा वो, क्योंकि किराया प्राप्त होना साझेदारी विषय से अलग है, वो एक दूसरे विषय है। वो एक लैंडलॉर्ड का, एक मकान मालिक का, एक किराएदार का संबंध होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई साझेदार अपनी बिल्डिंग किराए पे दे देता है कि भाई लो हमारी बिल्डिंग और किराए पे चलाओ, तो वो जो किराया प्राप्त होगा वो लाभ हानि का विभाजन का नहीं होगा, वो उसका नियमित होगा, वो अलग से उसकी इनकम होगी जो उस बिल्डिंग पे होगी, उसका इस बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लाभ हानि विभाजन के अंतर्गत साझेदारों को जो लाभ के रूप में अमाउंट प्राप्त होना है उसके विभाजन के लिए यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये केवल लाभ की दशा में बनाया जाता है, हानि की दशा में नहीं बनाया जाता। मान लीजिए अगर फर्म को कोई हानि होती है तो उस हानि का बंटवारा हम लाभ हानि खाते में करते हैं, उसके लिए लाभ हानि नियोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाभ हानि नियोजन में लाभों का बंटवारा किया जाता है कि किस पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिलेगा, किस पार्टनर को वेतन मिलेगा, किस पार्टनर को कमीशन मिलेगा। तो इन सभी चीजों को हम लाभ पर आधारित अमाउंट मानते हुए बचे हुए लाभ में से ही वितरित करते हैं, इसलिए अलग खाता बनाया जाता है जिसको हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब परिभाषा की बात करते हैं कि इसके क्या अर्थ होता है। तो देखिए आप लिखा हुआ है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि खाते का वो भाग है जिसमें फर्म के लाभ का विभाजन साझेदारों के मध्य किया जाता है। ये हानि की दशा में नहीं बनाया जाता, इसका प्रारूप निम्नवत है। यानी आप देखिए कि ये लाभ के कंडीशन में ही बनाया जाएगा, हानि की दशा में ये नहीं बनाया जाएगा। अब हम इसके प्रारूप की बात करेंगे। ये इसका प्रारूप है, ऊपर लिखा हुआ है लाभ हानि एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आगे डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब आपको सन, यहां पे सन लिखना है कि कौन से वर्ष का खाता आप बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर 31 मार्च को, क्योंकि क्लोजिंग होती है, वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग 31 मार्च को होती है, इसलिए वर्ष का अंत आपका 31 मार्च को होता है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
इसके बाद आपको ईयर लिखना है। मान लीजिए 31 मार्च 2020 को आप बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 यहाँ पे आपको लिखना है। ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देख रहे हैं, ये 2 पार्टनर पर आधारित है। पार्टनर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अधिकतम पार्टनर 50 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पार्टनर की संकल्पना के आधार पर इस फॉर्मेट को हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉलम की। 2 साइड आपके अकाउंट में होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद जो फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का कॉलम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ये साल के अंत में बनाया जाता है, इसलिए डेट के कॉलम की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। फिर बचता है आपका पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में धनराशि लिखी जाती है, क्योंकि ये कॉलम, ये फॉर्मेट आपका इंटरनेशनली है, इसलिए अमाउंट वर्ड लिखा जाता है। और उसके बाद अगर ये आपका इंडिया में बनता है तो रुपीज में लिखा जाएगा, अमेरिका में बनता है डॉलर में लिखा जाएगा। जिस देश में अमाउंट ये फॉर्मेट बनेगा वहां के अमाउंट में इसको हम उल्लिखित करेंगे। अब हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स की। क्रेडिट साइड में 3 आइटम आपके आते हैं, मुख्य रूप से 2, और कभी कभी तीसरा आइटम यहाँ पे आ जाता है जिसका उल्लेख हमने यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन हम आपको बताएंगे। पहला यहाँ पे है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तीसरा अगर कोई फर्म, कभी कभार ऐसी घटना घटती है, अगर कोई साझेदार फर्म को गारंटी देता है कि भाई आपका लाभ इससे कम मैं नहीं होने दूंगा, अगर होता है तो मैं कंपेंसेट करूंगा, तो ऐसी दशा में वो अगर कम होता है तो वो साझेदार उस लाभ को यहाँ पर कंपेंसेट करता है। तो इस तरीके से 3 परिस्थितियां होती है, लेकिन नॉर्मली 2 ही परिस्थिति होती है, क्योंकि कभी कभी ही कोई साझेदार इस तरह की घटना घटाता है कि भाई हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका लाभ इससे कम नहीं होगा। साधारण परिस्थितियों में ये घटना नॉर्मल संचालन में फर्म के नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब हो गया कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे और इनकम लिखने के बाद अंत में इनकम में से खर्चों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा है, जिस पर साझेदारों का अधिकार है, उस लाभ के शेष को यहां पर हम लिखते हैं। यहां पर बाई नेट प्रॉफिट भी हम लिख सकते हैं और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होगा, क्योंकि जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद सेकंड आपका आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपका, तो हमने पहले बता दिया कि 2 पार्टनर पर आधारित है ये, तो ए और बी मान लीजिए है, तो उनके बीच में उनका जो ब्याज कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो हम पर लिखेंगे, फिर टोटल करके यहां पर लिखेंगे। आहरण पर ब्याज कैलकुलेशन, उसका फार्मूला, उसका निर्धारण, ठीक है, वो डिसाइड करता है साझेदारों के उसका संलेख के आधार पे कि उनका वार्षिक आधार पे वो आहरण करेंगे या फिर मासिक आधार पे करेंगे। अगर मासिक आधार पे करेंगे तो इसके कैलकुलेशन के लिए फार्मूले लगते हैं, वार्षिक आधार पे कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे ब्याज हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही आहरण को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मासिक आधार पे करते हैं तो वहां पे 3 चॉइस होती है, कोई आखिरी तारीख में निकालता है, कोई मंथ के बीच में निकालता है और कोई मंथ के शुरू में निकालता है। तो उसके लिए अलग अलग मंथ हम कैलकुलेट करके हम आहरण पर ब्याज निकालते हैं और यहाँ पर लिख करके इसका टोटल करते हैं, फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ लिख देते हैं। अब हम आइए अध्ययन करते हैं डेबिट साइड का। डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम आपका आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज यहाँ पर जितने भी पार्टनर होंगे सभी को दिया जाएगा, जितने पार्टनर पूंजी लगाए होंगे। अब पूंजी पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा, इसका निर्धारण साझेदारी संलेख में लिखा रहता है कि 8% देना है कि 10% देना है कि 6% देना है। जितना दिया गया होगा उसी के आधार पर पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करके इनर कॉलम में लिखा जाएगा और इनर कॉलम को टोटल करके फिर मेन कॉलम में पूंजी पर ब्याज लिखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। पूंजी की 2 अवस्था होती है, प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी। तो प्रारंभिक पूंजी 1 अप्रैल वाली होती है और अंतिम पूंजी 31 मार्च को होती है, जो हम आर्थिक चिट्ठा बनाते समय बनाते हैं।
तो पूंजी की गणना 1 अप्रैल को जो पूंजी होगी, यानी कि वर्ष के शुरू में जो पूंजी होगी, उस पर पूंजी की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए बस सामान्य फार्मूला आपका लगेगा, पूंजी गुणे दर बटे 100 गुणे जितना वर्ष आपका हो, जितना आपका मंथ अगर है, और आपका मंथ मान लीजिए कोई साझेदार ऐसा है जो वर्ष के बीच में आया है, तो ऐसी सिचुएशन में मंथ का कैलकुलेशन होगा, नहीं तो पूरे साल का कैलकुलेशन होगा। तो उसके लिए मंथ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको अमाउंट गुणे दर बटे समय कर दीजिए, बस पूंजी पर ब्याज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट करके लिख दीजिए, लिख करके टोटल कर लीजिए, टोटल करके आपको मेन कॉलम में यहाँ पे लिख दीजिए आप। इसके बाद फिर टू सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पे टू सैलरी में हम देखेंगे कि वेतन अगर साझेदारों को देना है, तो साझेदारों को वेतन की अगर प्रावधान साझेदारी संलेख में है, तो यहाँ पर हम साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग उस वेतन देंगे। वेतन हम साझेदार को पूरे वर्ष का देंगे, तो अगर मासिक वेतन मिल रहा है तो 12 से गुणा कर लेंगे, गुणा करके जो भी उसका साल भर का वेतन आ रहा है वो हम लिखेंगे। लेकिन अगर उसका वार्षिक वेतन प्रश्न में दिया गया है तो वार्षिक वेतन हम सीधे लिख देंगे, यहाँ पर उसी तरह से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर आपका आता है कि कमीशन। अगर साझेदार को कमीशन देने का प्रावधान है तो फिर साझेदारों को संलेख के अकॉर्डिंग साझेदारों को उनके अतिरिक्त प्रयास के लिए कमीशन दिया जाएगा। जिस साझेदार को दिया जाएगा, क्योंकि सभी साझेदारों को सैलरी नहीं दी जाएगी, सभी साझेदारों को कमीशन नहीं दिया जाएगा, उन साझेदारों को सैलरी दी जाती है जो नियमित रूप से व्यवसाय में भाग लेते हैं, और उन साझेदारों को कमीशन दिया जाता है जो अपने अतिरिक्त प्रयास से फर्म को लाभ पहुंचाते हैं। तो कमीशन की गणना लाभ पर की जाती है या विक्रय पे की जाती है। अगर लाभ पर की जाती है तो यहाँ पर अगर लाभ मान लीजिए 1 लाख रुपए है, कमीशन अगर मान लीजिए दिया गया है 10% की दर से, तो फिर हम 1 लाख का 10% कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर हम कमीशन लिख देंगे। अब कमीशन किस पार्टनर को देना है, कमीशन किस पार्टनर को देना है, टू कमीशन टू, पार्टनर का नाम यहां पर हम लिखेंगे। मान लो बी को हम कमीशन दे रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे टू कमीशन टू बी। इसके बाद फिर बात आती है जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व इस अवधारणा पर आधारित है कि मान लीजिए फर्म भविष्य में किसी तरीके के वित्तीय संकट का सामना करे तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए, भविष्य के लिए साझेदार यदि चाहें तो साझेदारी संलेख के माध्यम से जनरल रिजर्व का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम घरों में रखते हैं दवाओं के लिए, किसी के बीमार होने के लिए, या अन्य खर्चों के लिए, या अन्य अनिश्चितताओं के लिए हम रिजर्व के रूप में पैसे रखते हैं। इसी तरीके से साझेदार चाहें तो पूरे लाभ को वितरित ना करके, पूरे लाभ को वितरित ना करके अपने लाभ के हिस्से से कुछ लाभ फर्म को कंट्रीब्यूट कर दें जो जनरल रिजर्व के रूप में रहेगा। इस लाभ पर, इस रिजर्व पर हमेशा उन्हीं साझेदारों का अधिकार होगा जिन साझेदारों के सहयोग से इस रिजर्व का निर्माण किया गया है। तो जनरल रिजर्व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाया गया। ये फर्म का लाभ होता है, ये फर्म का लाभ होता है। इसलिए किसी भी तरीके से इसमें फर्म के साझेदारों का नाम नहीं लिखा जाता है, केवल जनरल रिजर्व लिखा जाता है और आर्थिक कितने में दायित्व पक्ष में जनरल रिजर्व लिखा जाता है। इसके बाद फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड के टोटल में से फिर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, टोटल माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ लाभ है उसको हम विभाज्य लाभ कहते हैं, उसको हम विभाज्य लाभ यानी डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। ये डिविजिबल प्रॉफिट 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि विभाज्य लाभ से आप क्या समझते हैं। तो आप बताइए कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद उसमें जो लाभ शेष बचता है, यानी पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, इन सभी चीजों को एडजस्ट करने के बाद जो लाभ शेष बचता है वो साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाता है, उसको हम विभाज्य लाभ कहते हैं। लेकिन यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हाँ, क्योंकि जनरल एंट्री बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए सीधे हम लोग लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ए और बी उनके बीच में हम जो भी अनुपात होता है उसमें विभाजित कर देते हैं। अगर कोई अनुपात नहीं बना है तो बराबर विभाजित कर देते हैं और इसके बाद फिर टोटल यहां शो कर देते हैं। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब इसके बाद हम इसकी एंट्री की अगर हम बात करें
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट साइड में अगर जनरल एंट्री की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आप जनरल एंट्री की बात हो गई और इसकी बात हो गई।